तो सुन रहे थे आप यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को। प्रशांत जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप ये पूरे घटनाक्रम को, या आने वाले समय में कई, जिस ढंग से कह रहे थे अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी कि बहुत कुछ हम बदलते हुए और उस दिशा में जाते हुए देखेंगे जहां नरेंद्र मोदी की परेशानी, इस सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको भी लगता है ऐसा? जी देखिए राजीव जी, पहले बात कर लेते हैं जो कल बैठक होनी मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि वो बैठक देश की राजनीति को बिल्कुल एक नया रूप दे सकती है। उस पर बहुत नजर हम लोगों को रखनी पड़ेगी और वो कल तक ही केवल मामला नहीं सुलटेगा, वो कल कोई बातचीत में कुछ तय होगा जिसपे आगे बीजेपी और आरएसएस और मोदी सरकार के बीच में संवाद की शुरुआत होगी। तो जैसा आपने कहा, 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जा रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है डॉक्टर राकेश पाठक ने बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन मैं उसमें 2-3 चीजें जोड़ देता हूं। एक, बीजेपी आरएसएस बिल्कुल इस बात को नहीं चाहती है कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट रबर स्टैंप हो गुजराती कंपनी का। इस पे बहुत फर्म उनकी ओपिनियन है। कल की बैठक में अगर आरएसएस का व्यू प्रिवेल करेगा तो ये चीजें ये बाहर जाएगा। जेपी नड्डा को वो मानते हैं कि वो रबर स्टैंप प्रेसिडेंट है। कुछ नाम घूम रहे हैं सर्कुलेशन में, मीडिया में, जो जाहिर सी बात है कि मीडिया में किसके जरिए आते हैं हम सब जानते हैं। वो नाम है मनोहर लाल खट्टर के, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के, भूपेंद्र यादव के और प्रहलाद जोशी के। जी, मेरी जानकारी है कि आरएसएस इन सभी नामों को गुजराती जोड़ी के करीबी नेताओं को देख रहा है और ये मान के चल रहा है कि इनमें से किसी को अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो वो रबर स्टैंप होगा। तो कल की बैठक के बाद अगला प्रेसिडेंट अगर जो बनता है और अगर वो मोदी और अमित शाह की चॉइस के बाहर का बनता है तो बीजेपी के अंदर एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण बीजेपी के अंदर दिखाई देगा, जिसकी परिणति वहां तक हो सकती है जो वाजपेयी जी के समय हुई थी कि क्या मोदी सरकार में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होगा अमित शाह के अलावा, ये बात भी हो सकती है। ये परिणति वहां तक ये जाएगा और जैसे ये होगा बीजेपी के अंदर सत्ता संघर्ष तेज होगा। डॉक्टर पाठक बता चुके हैं कि आरएसएस ने 2024 के नतीजों के बाद बहुत साफ तौर पे कहा था मोहन भागवत ने कि अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए सेवक को। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा प्रधान सेवक अपने आप को कहने वाले नरेंद्र मोदी की तरफ था। दूसरा, उन्होंने हमला किया कि किसी को अवतार अपने आप को घोषित नहीं करना चाहिए, ये हमला भी मोदी जी की तरफ था। तीसरी बात आई थी जो कि जेपी नड्डा ने कहा कि हमको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बात को संघ के अंदर बहुत गंभीरता से लिया गया था। और एक और एग्जाम्पल कि संघ के ही एक अखबार ऑर्गेनाइजर ने ये कहा था कि अब मोदी ब्रांड के ऊपर चुनाव लड़ना जो है वो संभव नहीं होगा, चुनाव बीजेपी को जीतने के लिए और बातें भी करनी पड़ेंगी। एक और बात आ रही है जो पॉपुलर जो मीडिया नैरेटिव में आती है बात कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के बाद वापस मोदी और अमित शाह जो है वो मजबूत हो गए हैं और वो स्थिति अब नहीं है 2024 वाली। इस पे जो संघ के अंदर के सूत्र बताते हैं वो ये कि आरएसएस हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत का श्रेय क्रेडिट अपने ऊपर लेता है। वो कहता है कि आप वहां पे चुनाव हार रहे थे, वो तो संघ ने जो है मदद की तब आप चुनाव जीते हैं। तो वो एडवांटेज कल जब नागपुर में मोहन भागवत के सामने मोदी जी होंगे तो वो एडवांटेज भी नहीं होगा। हमको देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। बहुत ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत कोई फायरवर्क्स होंगे, कोई बड़ी तू मैं हो जाएगी, लेकिन ये काम एक प्रक्रिया के तौर पे कल से शुरू हो जाएगा। और हमको देखना होगा कि अगर इन चारों में से जो नाम मैंने बताए
खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, इनके अलावा अगर कोई पांचवा छठा व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है बीजेपी का, जो कि मोदी अमित शाह का करीबी नहीं है, तो बीजेपी के अंदर एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत होगी। दूसरा मामला जो है वक्फ वाला, देखिए वक्फ के मामले पे चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। अब चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, इन सब को ये कैलकुलेट करना है अपने इलेक्शन वाले थिंक टैंक के साथ बैठकर कि कितनी सीटें इन्होंने बगैर मुस्लिम वोट के जीती हैं और आगे कितनी सीटें बगैर मुस्लिम वोट के जीत सकते हैं। इनकी राजनीति बगैर मुस्लिम वोट के कैसी चलेगी, ये क्या वो हिंदुत्व उस तरीके से कर सकते जैसे बीजेपी करती है? ये अगर उनको फीडबैक लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वक्फ वाले बिल पे उनको क्या करना है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इन लोगों को, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को और ऐसे तमाम उन नेताओं को, उन पार्टी के प्रमुखों को ये सोचना होगा कि उनकी राजनीति किस दिशा में है। उनकी राजनीति क्या हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द है, यानी जो जिस पिच पर बीजेपी खेलती है, क्या उसी पिच पे वो आगे भी अपनी राजनीति को लेकर जाना चाहते हैं, या जिस पिच पे वो खेलते आए हैं जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं, एक अध्यक्ष का पद यही मात्र है या कुछ और भी है? देखिए, जो सुबह के उनके कार्यक्रम है वो औपचारिक कार्यक्रम है, और उसके बाद 11 साल के बाद अगर नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और मोहन भागवत से 1-on-1 बात कर रहे हैं, तो यही अपने आप में एक संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हैं। वो कोई उनकी बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे वहां। तो पहली बात की बातचीत होनी है। मैं गर्ग साहब की बात से सहमत हूं कि बहुत कुछ विजिबल नहीं होगा। हमने पहले भी अपने कमेंट में कहा कि बहुत कुछ विजिबल नहीं होगा कि तुरंत हमको मीडिया को एक मसाला मिल जाएगा और स्टोरी आना शुरू हो जाएंगी और ये होगा, लेकिन एक प्रक्रिया की शुरुआत जरूर होगी। आरएसएस के ऊपर आरएसएस कई बार संकेत दे चुका है, वो सब भूमिका में बता चुका हूँ, लेकिन एक दबाव है आरएसएस में, और दबाव क्या है कि वो बीजेपी के अंदर और जो आरएसएस सपोर्टेड जो लॉबी है वो एबीवीपी की लॉबी है, जो एबीवीपी से निकले हुए आरएसएस जो बीजेपी के नेता है, उनका बड़ा दबाव है। और वो सिर्फ छोटी सी एक चीज बात चाहते हैं वो कि बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप नहीं हो गुजराती कंपनी का। अब इसमें जो नाम मैंने बताए पहले 5 नाम जी, अगर उनके बाहर कोई प्रेसिडेंट आता है तो हम समझेंगे कि हाँ ये जो है मोदी साहब ने एक कदम पीछे लिया है वहां पे। उसके बाद वो चीजें कैसे आगे डेवलप होती हैं फिर हम देखेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जैसे ये होगा वो सत्ता संघर्ष बीजेपी के अंदर शुरू होगा, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर पाठक कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ है और संघ का अपना कैंडिडेट जो है वो फडणवीस है, वो आदित्यनाथ शायद ना हो, लेकिन ये जरूर होगा कि कोई ना कोई एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क बीजेपी और आरएसएस के बीच ब्रिज का, डिसीजन मेकिंग का, वो कल वहां पे कुछ ना कुछ डिस्कस होगा जो लॉन्ग टर्म होगा। कभी कभी राजनीति में बड़ी सारी स्ट्रेन चीजें होती हैं राजीव जी। स्ट्रेन को याद होगा कि टाइम मैगजीन में वाजपेयी जी के खराब सेहत की स्टोरी आ गई थी। वो स्टोरी किसने प्लांट की थी, कहां से गई थी, वो पत्रकार जगत में सबको मालूम। वो स्टोरी आने के बाद क्या हुआ था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट खुला था, आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए थे कि वाजपेयी जी की हेल्थ जो है अकेले सत्ता संभालने की नहीं है। तो राजनीति में बड़ी सारी चीजें कहां से कैसे हो जाती हैं वो
हम लोग इसको अभी इस वक्त इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बात है जरूर जो कि जिस पर डिस्कस होना है। एक बात। दूसरी बात कि आरएसएस को अच्छी तरीके से मालूम है कि मोदी जी के पास कॉरपोरेट का बिना शर्त समर्थन है। वो कॉरपोरेट का काम करते हैं, कॉरपोरेट उनका काम करता है। तो कॉरपोरेट का समर्थन जो है वो बहुत बड़ा समर्थन है बीजेपी मोदी जी के पास। अब वो कॉरपोरेट का समर्थन अमेरिका के टैरिफ वार के बाद कैसा रह पाएगा, ये अगले कुछ महीने हमको दिखाई देगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डेवलप होना है, खासकर जो ऑयल आना है रिलायंस और इन सब बातों पे। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में बीजेपी के अंदर पहली पायदान से लेके 50 या 100 पायदान तक मोदी जी को चुनने वाला कोई नहीं है। मोदी जी के पास कॉर्पोरेट सपोर्ट है, लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि आरएसएस बार बार ये कह रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की जीत हमने दिलाई है आपको। लोकसभा में हमने हाथ पीछे खींच लिए थे तो आप दोनों अटक गए, ये आरएसएस अंदर कहता है। अब क्या वो कल ये बात इसके मद्देनजर होने जा रही है, इसके मद्देनजर होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आउटकम होगा वो यही होगा कि जो अगला प्रेसिडेंट होगा वो रबर स्टैंप नहीं होगा। पहली बात, नड्डा रबर स्टैंप है गुजराती कंपनी के, रबर स्टैंप नहीं होगा। और आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई ब्रिज जरूर कायम होगा, जो सरकार और पार्टी और आरएसएस के बीच में संवाद की स्थिति जो है वो जो कटी हुई है वो वापस आएगी। जी जी बिल्कुल।